नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। पूरे देश में एक भूचाल सा आया हुआ है। भूचाल थमेगा कब, कोई भरोसा नहीं है। हालांकि इसी भूचाल की बलि वेदी पर संसद बलि का बकरा बन गई। संसद में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हो पाई क्योंकि कांग्रेस के ही एक सांसद ने एक प्रश्नकाल में अपना प्रश्न लगा दिया था कि एपिस्टीन पर चर्चा हो। भैया, एपिस्टीन पर तो तब चर्चा होती कि नरवणे की किताब पर हो जाती। मामला इतना बढ़ गया, मोदी जी संसद नहीं आए। नेता सदन अगर सदन ना आ पाए तो फिर किसकी जिम्मेदारी मानी जाएगी? क्योंकि ये जो मीडिया है ये तो राहुल गांधी पर इस सदन को ना चलने का ठीकरा फोड़ती रही है, फिर फोड़ेगी। लेकिन सदन चलाने की जिम्मेदारी क्या राहुल गांधी की? मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं। सदन चलाने की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, नेता सदन की होती है और सभापति की होती है कि हम कैसे आपस में तालमेल बिठाएं। इससे पहले भी सदन में हॉकटॉक हुई है, मारपीट तक हुई है, कपड़ा फाड़ा फाड़ी हुई है, लेकिन उसके बाद भी सदन में फिर इकट्ठे बैठे हैं, सबने चाय पी है, हंसी ठिठोली की है और मुद्दों की बात की है। इस बार मामला बिगड़ गया। और जो मामला बिगड़ा कहां से, जब बात ऑथेंटिकेट करने की आई, यानी प्रमाण दीजिए। अब इतना बड़ा प्रमाण अमेरिका की अदालत की वेबसाइट पर दर्ज है, उसको अगर अदालती दस्तावेज को भी प्रमाणित करना पड़ेगा तो फिर हम जानते हैं कि मोदी सरकार किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। यहां पे एक शब्द मैं और कहूंगा, जैसे निशिकांत दुबे ने जो बदतमीजी की भाषा प्रयोग की, उसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट को भी बेइज्जत करते हैं, उस पर आरोप लगाते हैं। मान्यवर, आपने तो इसे गृहयुद्ध भड़काने की जगह बता दिया था। अगर वो आरोप कमतर है तो फिर आपका आरोप कितना बड़ा होगा, कितना होगा, ये कौन अंदाज लगाएगा? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं तो अपनी जिज्ञासा दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। आपको याद होगा, एक पत्रकार थे, फिर सांसद बने, एमजे अकबर साहब। एक पत्रकार ने मीटू का आरोप लगाया, उनका इस्तीफा हो गया। सिंगल एक वो इस्तीफा है जो सरकार में इस कारण हुआ कोई आरोप। बाकी राजनाथ सिंह ने 2014 में कह दिया था कि हमारे यहां कोई इस्तीफा नहीं हो जाता है। लेकिन मुझे एक ऐसा वाकया मैं सर से भी जानना चाहूंगा कि सरकार को आखिर हरदीप पुरी में ऐसा क्या अच्छा लगा कि जब वो पहली बार मंत्री बने तो वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। देखिए शिव कुमार, पहले उन्हें जी आनंद जी फानन में यूपी से राज्यसभा भेजा गया। दूसरी मर्तबा उन्हें पंजाब से चुनाव लड़ाया गया जहां वो बुरी तरीके से पराजित हुए और उन्हें फिर मंत्री बनाया गया। तो आखिर हरदीप पुरी में ऐसे कौन से लाल हैं और अब इस्तीफा नहीं हो रहा है? चैनल दर चैनल कूद कूद कर बता रहे हैं मैं निर्दोष हूं, और खुद ही स्वीकार कर लिया कि 4 बार तो मिला था। देखिए शिव कुमार, पहले सदन चलने पर संक्षेप में बात कर लें। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब स्मृति शेष अरुण जेटली साहब, स्मृति शेष सुषमा स्वराज, इनके आधिकारिक वक्तव्य हैं कि सदन चलाना तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। इन दोनों महानुभावों के बयान हैं कि सदन को न चलने देना भी संसदीय प्रक्रिया का ही हिस्सा है। यानी जब बीजेपी विपक्ष में थी तब सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार पर थोपती थी। वो जो शोर शराबा करती थी सदन न चलने देने के लिए, कागज फेंके जाते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के चेहरे तक पर यहां तक कागज आए थे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, जब वे भाषण दे रहे थे। तब वो जो करते थे वो सब संसदीय प्रक्रिया थी, संसद की परंपराओं में थी। और अब अगर कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष या अन्य सांसद कुछ कहना भी चाहते हैं तो सत्ता पक्ष हुल्लड़ मचा रहा है। बीजेपी जब विपक्ष में थी तब भी उसकी जिम्मेदारी थी हुल्लड़ मचाना, उसे वो परंपरा मानते थे। अब जब सत्ता पक्ष में ट्रेजरी बेंच में बैठे तब भी उधम कर रहे हैं, तब विपक्ष को नहीं बोलने दे रहे।
अजीब सी नैतिकता है भाई इनकी। जहां तक सवाल हरदीप पुरी का है, उनके इस्तीफे का है, उनके नाम के जितनी बार उल्लेख का है, कायदे से तो अब तक इस्तीफा हो जाना चाहिए था। और मैं इससे आगे जाकर कहूंगा, इस्तीफा नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि हरदीप पुरी को बर्खास्त कर दें अपने मंत्रिमंडल से। इस्तीफा देने पर तो फिर भी व्यक्ति की थोड़ी सी लाज रह जाती है, वो कह सकता है कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। कायदे से तो उन्हें बाकायदा दंड देकर उनसे पद छीना जाना था, उन्हें बर्खास्त किया जाना था। अब उनके तर्कों पर आते हैं, इस्तीफा तो वे दे नहीं रहे। एमजे अकबर का उदाहरण आपने दिया, हम लोग कई बार से लगातार उनका नाम ले ही रहे हैं। सिर्फ आरोप भर लगा था, उसमें कोई चिट्ठी पत्री नहीं थी, कोई दस्तावेज नहीं था, कोई ऐसा न्यायिक प्रमाण नहीं था जैसा अमेरिका के न्याय विभाग के दस्तावेज हैं। उसके मुकाबले तो सिर्फ एक पीड़िता का आरोप था, और निश्चित तौर पर वो गंभीर बात थी, हमें कहीं इनकार नहीं है। कोई कितने भी दिनों बाद आरोप लगाए, वर्षों बाद आरोप लगा था, तब भी इस्तीफा हो गया था उनका। अब जो हरदीप पुरी तर्क दे रहे हैं कि मैं तो 3-4 बार मिला था, हम और आपने प्रमाण पेश कर दिए, कम से कम 8 मुलाकातें हुई हैं उनकी। उन्होंने कहा कि हम डिप्लोमेटिक डेलीगेशन के साथ जाते थे, अंतरराष्ट्रीय राजनय पर बात करते थे। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के दस्तावेज बता रहे हैं, एप्स्टीन फाइल्स बता रही है कि वे तो कॉफी पीने भी जाते थे, चाय पीने भी जाते थे, डिनर पार्टियों में भी जाते थे, यहां तक कि उससे मिलने के लिए गुहार लगाते थे। एक मेल में यही लिखा है, कैन आई सी यू डियर जेफरी, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? वे कह रहे हैं मैं अपॉइंटमेंट नहीं मांगता था, उनके कितनी बार अपॉइंटमेंट मांगे जाने के प्रमाण आ गए। अब दुर्भाग्य यह है कि 2014 के बाद जो अमृत काल आया इस देश में, उसमें नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। नैतिकता, शर्म, लिहाज, लोकलाज, ये सब मई 2014 की पवित्र संध्या में भरत भूमि से विदा हो चुके हैं। अब ये यहां नहीं रहते, अखंड भारतवर्ष में यहां इनका कोई ठिकाना नहीं है, लोकलाज का, शर्म का, नैतिकता का। इसलिए कितनी भी चीजें सामने आ जाएं, नरेंद्र मोदी न बर्खास्त करेंगे, न वे अपनी तरफ से इस्तीफा देंगे हरदीप पुरी। कायदे से तो इस पे कानूनी जांच बैठना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अगुवाई में इस बात की जांच होना चाहिए कि हरदीप पुरी आखिर कर क्या रहे थे वहां। अभी हम उस पर भी जाएंगे, जो वो कह रहे हैं कि मैं तो भारत सरकार के लिए काम कर रहा था और सरकारी डिप्लोमेसी के काम में लगा था। तो वहां जो राजदूत थे संयुक्त राष्ट्र संघ में, अमेरिका में 2014 से 16-17 तक, वे वहां क्या कर रहे थे? वे फोकट की तनख्वाह ले रहे थे। पुरी साहब तो रिटायर हो चुके थे 2014 में। तो उन 3 राजदूतों से भी पूछना चाहिए कि भाई साहब, आप 2014 से 16-17 तक न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में क्या घुइयां छील रहे थे, झांझ मजीरे बजा रहे थे, सैर सपाटे के लिए राजदूत बने हुए थे? क्योंकि बाकी का काम तो हरदीप पुरी कर रहे थे। डिप्लोमेसी की सारी जिम्मेदारियां तो एक सेवानिवृत्त आईएफएस निभा रहा था, जिसकी जिम्मेदारी थी नहीं। और अगर थी, नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें कोई जिम्मेदारी दी थी तो उसका भी खुलासा करें। सरकार ने किस हैसियत से उन्हें बतौर बिचौलिया एक दुर्दांत यौन अपराधी के पास भेजा था? कौन सा काम करने जा रहे थे नरेंद्र मोदी का वे? इसका जवाब दें। और वो आखिरी बात ये जो आपने अपनी चर्चा में भी कही, ये पहेली तो हम लोग शुरू से पूछ रहे हैं कि हरदीप पुरी में ऐसे कौन से लाल लटक रहे थे कि उन्हें बिना सांसद रहते हुए मंत्री बनाया गया, फिर लोकसभा का उसके बाद राज्यसभा में लाया गया, फिर लोकसभा का टिकट दिया गया, हार गए, फिर मंत्री बनाया गया। जाने कितने आईएएस, आईपीएस, आईएएस रिटायर होते रहते हैं हर साल। कितने भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, कितने राजदूत, कितने उच्चायुक्त 2014 में रिटायर हुए होंगे। उनमें से कैसे कैसे मंत्री बना दिया नरेंद्र मोदी ने। तो उनके मंत्री बनने पर भी अब कुहासा छा गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जेंटलमैन मिस्टर जेफरी एप्स्टीन के कहने से मंत्री बनाए गए हो। क्या कह रहे हैं बाकायदा सर आप? सम्मान।
सम्मानजनक तरीके से हरदीप पुरी साहब नाम ले रहे थे, मिस्टर जेफरी एप्स्टीन। गनीमत है उन्होंने माननीय नहीं कहा, परम श्रद्धेय नहीं कहा। क्या पता, यही तो पवन खेड़ा पूछ रहे हैं। तो एप्स्टीन फाइल्स में जो रहस्य हैं वे न जाने किस स्तर के हैं। क्या कुछ चल रहा था, क्या कुछ हो रहा था, देश के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा था। और जब सब चीजें उजागर हो गई उसके बाद भी चलता रहा। हमारी और आपकी चिंता का विषय सबसे ज्यादा यह है कि जब 2008 में उसे अपराधी घोषित किया जा चुका था, वो अपना अपराध कबूल कर चुका था, सजा हो गई थी, उसके बाद 8 से 14 तक तो बहुत सी बातें उसके सामने आ चुकी थी। 14 भी छोड़िए, 15, 16, 17 तक आपके मेल चल रहे हैं, 2017 तक। तब दुनिया में कौन ऐसा भोला भाला बच्चा था? पवन खेड़ा ने कहा है क्या शायद वो आप अंगूठा चूसने वाले बच्चे थे क्या आपको पता नहीं था कि एप्स्टीन क्या करता है? आप इतने भोले थे कि ड्राइवर आपको कहीं भी लेके बिठाल कर चल दिया और एप्स्टीन के विला के सामने छोड़ दिया कि साहब जाइए अंदर। इतने भोले भाले थे। तब तो और भी ज्यादा शर्म की बात है। फिर ऐसे आदमी का मंत्री होना देश के लिए बहुत ज्यादा जोखिम भरी बात है। इसलिए मेरा मानना यह है कि अब नरेंद्र मोदी को इस बोझ को और ढोने की जरूरत नहीं है। जितना भी इस बोझे को ढोएंगे, इस बोझ को अपने कंधे पर लेके चलेंगे, उनका ही सिर धीरे धीरे झुकता जाएगा। इसलिए इससे पहले कि पुरी इस्तीफा दें, खुद नरेंद्र मोदी उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दें, ये ज्यादा बेहतर होगा। जी शिव कुमार। अब सर, बर्खास्त होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन पूरा देश तो सवाल कर रहा है। अब तो वो चैनल दर चैनल जा रहे हैं, अपनी सफाई प्रस्तुत कर रहे हैं, और उन चैनल का एक भी एंकर उनसे ये नहीं पूछता कि आपका उस फाइल में नाम क्यों है, आपका उस फाइल में ईमेल एड्रेस क्यों है, आपका उस फाइल से संबंध क्यों है, आप जो कबूल रहे हैं कि मैं 4-5 बार मिला था, तो मिले क्यों थे, उस दौरान आपने बात क्या की थी। ये चीजें तो सामने आए कम से कम। इस्तीफा तो मांग नहीं सकते, चैनल वालों में इतनी बिसात औकात बची नहीं है, क्योंकि इस्तीफा मांग लेंगे, जिसने मांग लिया वही अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। लेकिन एक और वीडियो एक एंकर का वायरल हो रहा है, वो उन्होंने एनडीटीवी पर सब कुछ। तो सर क्या हो रहा है कि मीडिया सरकार से सवाल करना बंद कर दिया। मैं मानता हूं, चलो उसके लिए आपके भारी भरकम चैनल के खर्चे थे, और आपको लगा कि अब रीढ़ की हड्डी बची नहीं है, तो हम सीधे लेट जाते हैं, थोड़ी झुकाते नहीं, सीधी लेट जाते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन जो लोग सवाल कर रहे हैं, आप उनके विरोध में क्यों खड़े होते हो? उन्हें भी आप बदनाम करने का एक कुचक्र रचते हो कि गलत, मतलब एक पक्ष कह रहा है ऐसा हुआ है, तो आप उस पर कम से कम काम तो करना बंद कर दीजिए, उसकी तहकीकात तो बंद कर दीजिए। अगर आप नहीं कुछ कर सकते हो, ये तो करने में आपको दिक्कत नहीं आती है, नहीं तो फिर कोई आपसे बोलेगा आप जानते हो पत्रकारिता का घंटा, तब फिर रोओगे। फिर हम और आप जैसे ही लोग उस घंटा की भी समर्थन में उतरेंगे कि आपने हमारे ही व्यक्ति से घंटा कैसे बोल दिया है, आपने हमारे व्यक्ति को धकेलने का काम क्यों किया। तब भी हम ही लोगों को आवाज उठानी पड़ती है। देखिए अब ये लोग, जी देखिए वो जो इंटरव्यू हमने देखा और मोहतरमा का कमेंट, वे तो एप्स्टीन और उसके गिरोह के लोगों का पक्ष ले रही हैं। उनका तर्क यह है कि वो एक पावर ब्रोकर भी था, भले ही उसके बाकी काम गलत थे। जी सर, उन महिलाओं को कौन जवाब देगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी अपबीती बयां कर रही हैं? उन्हें कौन जवाब देगा? उनके आंसुओं को कौन पहुंचेगा? उनके आंसू पहुंचने से ज्यादा जरूरी है भोंपू मीडिया का सत्ताधारी लोगों को बचाने का कर्तव्य। वे इसे अपनी ड्यूटी मान रहे हैं। वे जो मोहतरमा ये तर्क दे रही थी कि दोनों चीजें अलग हैं, उसके वो काम यौन शोषण, महिलाओं पर बलात्कार, मानव तस्करी, नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण, वो अलग चीज है। उसका काम पावर ब्रोकर का भी था, यानी सत्ता के गलियारों में पहुंच बनाने का काम भी करता था। अब अगर उन्हीं के तर्क से सोचना हो शिव कुमार जी, तो कल को यह तर्क भी गढ़ा जा सकता है कि परम पूज्य आसाराम बापू भले ही बलात्कारी साबित हो चुके हैं, बलात्कार के आरोप में सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी है, लेकिन वे तो प्रवचन भी देते हैं, वे तो भजन भी गाते हैं। इसलिए उनके अपराध को अलग रखकर
भजन कीर्तन को, उनके प्रवचनों को, उनके सत्संग को ध्यान में रखकर उन्हें भला मान लेना चाहिए। कल को यह भी कहा जा सकता है कि दाऊद इब्राहिम भले ही मुंबई बम विस्फोट का आरोपी है, लेकिन वो तो लाहौर में, कराची में यतीम खाने भी चलाता है, अनाथ बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम करता है, वृद्धाश्रम चलाता है, वो तो वहां भंडारे करता है भूखे लोगों के लिए। वो तो बहुत भला आदमी है। उसके अपराध को एक तरफ रख दीजिए, उसके सत्कर्मों का बखान कीजिए। तो जेफरी एप्स्टीन के पावर ब्रोकर होने को सत्कर्म बता रही थी वे पत्रकार महोदया। पत्रकार कहना भी शर्म की बात है। ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए, पत्रकारिता के नाम पर कलंक हैं। और एक और हैं, वे भी एक बड़े चैनल की, आपको सब रखे सबसे आगे, पता नहीं क्या उनका स्लोगन है। वे तो 500 साल पहले मर चुके जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के यौन व्यवहार पर प्राइम टाइम प्रोग्राम दिखा रही थी। वो मस्तराम की किताबें आया करती थी 70-80 के दशक में। उस अंदाज में वे सुना रही थी कि बाबर कैसे कैसे शौक रखता था, दोनों तरह के शौक वगैरह। हमें तो अपने चैनल पर, आपकी स्क्रीन पर उन्हें दोहराने में भी शर्म आ रही है। 500 साल पहले दफन हो चुके एक मुगल बादशाह के यौन व्यवहार पर प्राइम टाइम दिखाने वाले, शो दिखाने वाली मोहतरमा, आज के युग में जो यौन उत्पीड़क हैं हमारे अपने देश में और दुनिया में, सबसे बड़ा यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन, उसके भारत के साथ रिश्ते, भारतीय नेताओं के साथ उसका पत्र व्यवहार, उसकी मुलाकातें, उसके मेल, उस पर 1 मिनट नहीं है उनके पास। कम से कम मेरी जानकारी में नहीं, मैं टीवी देखता नहीं हूं। आप बताएं, हमारे दर्शक बताएं, क्या इन तथाकथित मुख्यधारा के मीडिया में आपने कोई प्राइम टाइम डिबेट, कोई स्पेशल पैकेज किन्हीं भी अंजना ओम मोदी का देखा आपने? ओ क्षमा कीजिए, अंजना ओम कश्यप, उन्होंने खुद ही कहा था, इसलिए जेल में वो रह जाता है। क्या उनका आपने कोई स्पेशल पैकेज, कोई स्पेशल शो देखा कि प्रधानमंत्री का नाम 33 बार क्यों आया है एप्स्टीन फाइल्स में? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का नाम 430 बार क्यों आया है? धन्ना सेठ अनिल अंबानी का नाम क्यों आया है एप्स्टीन फाइल्स में? राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के बेटे की हैप्पी बर्थडे पार्टी रोम के एक राजमहल में एप्स्टीन के खासम खास दोस्त ने क्यों मनाई थी? क्या आपने कोई प्राइम टाइम डिबेट देखी, कोई पैकेज देखा? अगर नहीं देखा तो असल में ये लोग देश के साथ और पत्रकारिता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये देश के दुश्मन है और पत्रकारिता के दुश्मन है। और अब तो अपराधियों की पक्षधरता कमाल हो गया। मतलब एप्स्टीन के पक्ष में आप कार्यक्रम दिखा रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं डिबेट में। अरे आप हरदीप पुरी के पक्ष में बोलते तब भी समझ में आता। आप नरेंद्र मोदी के कसीदे कहाड़े, चारण भाट की तरह, पृथ्वीराज रासो की तरह नरेंद्र मोदी रासो लिख डालें, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आप एप्स्टीन जैसे घिनौने अपराधी के पक्ष में तर्क दे रहे हैं ऑन स्क्रीन। कहां ले जा रहे हैं देश को ये लोग? जी शिव कुमार सर, ये तो वो बात चल रही है कि किसी ने सवाल किया अपने छात्र से, मतलब अपने बच्चे से, कि बेटा तुम पास क्यों नहीं हुए? तो उसने कहा सरपंच का लड़का फेल हो गया। उसने कहा सरपंच के लड़के से मेरा क्या लेना देना है? अरे कि प्रधान का भी लड़का फेल हो गया। उन्होंने कहा मैं तुझसे ये पूछ रहा हूं, तू ये बता, तू फेल है या पास है? सरपंच के लड़के से मेरा क्या मतलब प्रधान? तो उसने कहा कि जब सरपंच का लड़का फेल हो गया, प्रधान का लड़का फेल हो गया, तो तेरा लड़का कैसे पास हो जाएगा? इतनी भी नहीं अकल है तुझमें? तो ये कौन सी बात है कि सरपंच का लड़का फेल हो गया, प्रधान का लड़का फेल हो गया, मैं अपना रिजल्ट नहीं बता रहा हूं? जवाहरलाल नेहरू ने यह किया, बाबर ने यह किया, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह किया, राजीव गांधी ने यह किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने यह किया, पीवी नरसिंह राव ने यह किया, मनमोहन सिंह ने यह किया, बीपी सिंह ने यह किया, चंद्रशेखर ने यह किया, देवेगौड़ा ने यह किया, इंद्र कुमार गुजराल ने यह किया। क्या किया? तुमने क्या किया? अगर उन सब पर भरोसा होता तो जो तुमने जुमले परोसे, 2 करोड़ रोजगार के, डॉलर सस्ते के,
नौकरी के, महंगाई के, दवाई के, कमाई के, पढ़ाई के, लोगों ने तुम पर भरोसा किया। तुमने क्या किया? तुम अपना रिजल्ट बताओ सर। खुद की अंक सूची तो पूरी तरह खाली है, निरंक है। आपने जितने विषय बताए, महंगाई, बेरोजगारी, कमाई, पढ़ाई लिखाई, सारे कॉलम खाली पड़े हैं, 0 0 0 0। इसलिए आपने जितने प्रधानमंत्रियों के नाम गिना दिए, उनमें से एक के भी पासंग नहीं बैठती है सरकार। आपने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी लिया है, बहुत अच्छा किया, 3 बार प्रधानमंत्री रहे। अगर ये अपने ही प्रधानमंत्री से तुलना कर लें, उनके समय हुए कामकाज पर ही नजर डाल लें, उनके राजनीतिक तौर तरीकों को ही देख लें, उनके समय संसद में खड़े होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को कोई गाली नहीं देता था, चरित्र हत्या नहीं होती थी। उनके समय में जब वे सत्ता में थे, तब कांग्रेस का कोई व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी को गालियां नहीं देता था। और जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे, तब भी बीजेपी का कोई नेता सदन में खड़े होकर किसी भी दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री को बुरा भला नहीं कहता था। ये सब इसी अमृतकाल की देन है। क्योंकि अब आपके उसी सवाल का आखिरी उत्तर, क्योंकि खुद के बताने के लिए कुछ नहीं है। क्या बताएंगे? 2 करोड़ रोजगार की अगर आप बात करेंगे, सवाल पूछेंगे, तो क्या उत्तर होगा मोदी के पास? चीन के हमले की बात करेंगे तो क्या उत्तर होगा उनके पास? नरवणे की किताब पूरी हो सकता है नरेंद्र मोदी की तारीफ में हो, एक पन्ने में चंद लाइनों से घबराकर उस किताब को रखने वालों पर केस रजिस्टर करा रही है सरकार। क्या जवाब देंगे? अपनी मार्कशीट तक तो दिखा नहीं पा रहे हैं, तो कामकाज की मार्कशीट कैसे दिखाएंगे? इसलिए मेरा मानना यह है कि अपनी विफलताओं को ढकने के लिए, अपनी नाकामी, अपनी हलाली, अपनी मक्कारी पर पर्दा डालने के लिए दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने का काम चल रहा है। लेकिन इस दफा मोदी एंड कंपनी ये भूल रही है कि अब धीरे धीरे उनकी असलियत देश के सामने आ चुकी है। अब लोग अच्छी तरह समझ गए हैं, आपका असली चेहरा सामने आ गया है। जी, आप अगर नेहरू पर आप कीचड़ उछालेंगे तो 5 मिनट लगेंगे, लोग बलराज मधोक की किताब लाकर रख देंगे, पेज नंबर 25। आप अगर इंदिरा गांधी के चरित्र पर कीचड़ उछालेंगे तो 5 मिनट लगेंगे, लोग अटल बिहारी वाजपेयी की निजी जिंदगी और उनके घर में साथ में रहने वाले एक पूरे के पूरे परिवार का, उसकी जन्म पत्री का बखान कर देंगे। इसलिए इस बार दांव उल्टा पड़ गया है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इस वक्त बौखलाए हुए हैं, उन्हें सूझ नहीं रहा इतनी सारी चुनौतियों का मुकाबला कैसे करें। इसलिए बौखलाहट में वे गलत दांव चलते जा रहे हैं। जी शुक्रिया। जी सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा था कि आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। इसी सवाल के साथ हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।